आइए, राइबोसोम के बारे में हमने कुछ बातें लिखी थी, कुछ पॉइंट्स लिखे थे, अब उन्हें सीखना है। अब अच्छे से आराम से समझिएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता होगा? एक ऐसा क्यूब जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर, मतलब कछु नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा टुकड़ा हुआ। बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं तो उसका वजन अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितने ग्राम? 0.1 ग्राम। और इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट। आप कौन सा एलिमेंट लिए हैं? सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से एलिमेंट की है? ऑस्मियम। कितनी है? हाँ, वो डाटा है, डाटा याद करने की चीज नहीं होती बेटा। बायोलॉजी में डाटा नहीं याद रहा ना तो खेल खत्म हो जाएगा। लगभग 22.5 ग्राम। 0.1 ये कह रही है, मैं कह रहा हूं 22.5 ग्राम ये ऑस्मियम की डेंसिटी है पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे हर एलिमेंट की डेंसिटी याद है। अभी गूगल करके आया हूं। हर साल जब पढ़ाता हूं तो गूगल करना पड़ता है, डाटा मेरे को खुद नहीं याद रहता। 22.5 ग्राम डेंसिटी। उसी प्रकार गोल्ड की इससे कम होती है, पानी की इससे कम होती है। डेंसिटी जो है डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, इस बात पे डिपेंड करती है। अब डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी? अलग अलग। अच्छा, मान लीजिए पानी के बोतल में, समझिएगा मेरी बात, मान लीजिए पानी के बोतल में इधर मैं ऑस्मियम डालता हूं और गोल्ड डालता हूं। बताइए इन दोनों में कौन जल्दी गिरेगा? कितने लोग कह रहे हैं ऑस्मियम? ऑस्मियम जल्दी गिरेगा? बोलो भैया, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। पक्का? अगर सेम वॉल्यूम का 2 अलग सब्सटेंस लो और पानी में डालो, आराम से सीखिएगा। ये जो कल आपने लिखी है ना, ये मैथमेटिकल इक्वेशन की समरी है। मैथमेटिकल इक्वेशन की समरी है, क्योंकि हाँ मैथमेटिकल इक्वेशन की समरी है, समझना। अगर मैंने कहा कि दो सब्सटेंस है, दोनों का वजन आपका वजन नहीं, सॉरी, दोनों का डेंसिटी। अगर अलग अलग सब्सटेंस का डेंसिटी अलग अलग, जिसकी डेंसिटी ज्यादा और वो जल्दी सेटल होगा, अर्थात वो कम समय में बैठ जाएगा। क्या ये बात आप मानते हैं? yes, अच्छा, 2 सब्सटेंस लिया मैंने, दोनों सेम एलिमेंट के बने, एक का साइज बड़ा और एक का साइज छोटा, कौन जल्दी डूबेगा? जिसका साइज बड़ा होगा। एक जनरल बात करो, अभी मत कह देना प्लेन सरफेस है तो नीचे बाय फोर्स ज्यादा लग रहा, बकवास मत कर। 2 सब्सटेंस लिया है, सेम शेप के हैं, शेप सेम। अब ये बताइए जो बड़ा होगा वो जल्दी डूबेगा। इसका मतलब ये जो बैठ रहा है कितनी जल्दी बैठ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अर्थात सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, ये एक्चुअली में समय को नापने की एक इकाई है। जैसे आप सेकंड में समय को नापते हो, मिली सेकंड में नापते हो, घंटे में नापते हो, दिन में नापते हो, साल में नापते हो। बोलो। उसी प्रकार जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये होता है आपका 10⁻⁻13 सेकंड। अगर ये डाटा आप भूल भी जाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना बताना था कि स्वेडबर्ग यूनिट एक्चुअली में क्या नापता है? समय। जैसे घंटा होता है, बोलो भैया। वैसे अगर कोई घटना बहुत तेज हो रही है, बहुत कम समय में हो रही है, मतलब 10⁻13 सेकंड, मतलब कछु नहीं, 1 सेकंड का 10⁻13 भाग, मतलब इतने कम समय में आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। इतने कम समय में अगर कोई चीज हो रही है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ध्यान रखना, सेकंड का सिंबल स्मॉल एस होता है, लेकिन स्वेडबर्ग यूनिट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल है। देखो भैया, स्मॉल और कैपिटल का खेल बहुत होता है फिजिक्स में। अर्थात कुछ यूनिट जो होती हैं, जैसे स्मॉल पी लिख दिया तो पार्शियल प्रेशर, कैपिटल पी लिख दिया तो प्रेशर, क्या कैपिटल पी लिख दिया तो प्रेशर। समझना बेटा, फिजिक्स में ये खेल बहुत है, स्मॉल और लार्ज का। कैपिटल एम लिख दिया तो मोलैरिटी, स्मॉल एम लिख दिया तो मीटर। पक्का? क्या? हाँ, अब मीटर भी अगर फिजिक्स में हो तो उसे मीटर बोलो। अब बेटा यहां पर स्मॉल एस लिखा तो सेकंड, कैपिटल एस लिख दिया तो क्या हो गया? स्वेडबर्ग यूनिट। जैसे कि हमें पता है, हमें फिजिक्स में सिखाया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने 23 मीटर लिखा तो ये लिखने का तरीका गलत है। 23 मीटर यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, इनके बीच में स्पेस अलाउ नहीं है। पढ़ा है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पीछे एनसीईआरटी पलट के देखो तो रूल्स लिखे हुए हैं।
तो वहां पर रूल ये बताया जाता है कि कभी भी अगर आपसे कहीं पर एग्जाम में दिया हुआ, इस बात पे ध्यान रखना, कहीं पर आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ 70s और एक ऑप्शन ये दिया हुआ 70s, दिस विल बी करेक्ट वन, इस बात का ध्यान रखिएगा। अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू, अब मान लो जब सब में स्पेस दिया हुआ है तब तो अलग बात हो गई, सब में स्पेस दिया हुआ है तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर भाई अगर स्टेटमेंट में भी आ जाता है आप स्पेस अलाउ मान लेना, लेकिन अगर आपको चुनने को आ जाए 2 70s लिखे और 70s ही आंसर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि स्पेस जिसमें नहीं है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। लेकिन आपके टेस्ट पेपर में या नीट के पेपर में आपने नोटिस किया होगा वो स्पेस दे देते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? वो बेटा सिर्फ पेपर सुंदर लगने के लिए होता है, पेपर सुंदर लगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जब गलत बायो पढ़वा सकते हैं, गलत केमिस्ट्री पढ़वा सकते हैं, गलत फिजिक्स पढ़वा रहे हैं, तो वो इनके लिए ये तो बहुत छोटी चीज़ है बेटा। वो तो इतनी बड़ी गलत बातें कर रहे हैं, इतनी गलत बातें कि लिम्फ में आरबीसी होती ही नहीं है। देख रहे हो तुम क्या कर रहे हैं? अभी आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें 7 गलतियाँ हैं, और जहाँ मैं गलत बोल रहा होता हूँ ना, वहाँ मेरे मुंह से पहले निकल जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि बाद में ताकि तुम गरिया हो ना, अबे यार सर तुमको ये बताए थे। और अगर हम आपको सही वाला ज्ञान देंगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आपका 50 क्वेश्चन नहीं सही हो सकता है। प्रॉब्लम जब पेपर नीट का मैं सॉल्व करता हूँ मेरे साथ यही होती है, मुझे सिर्फ एनसीईआरटी दिमाग में चलानी होती है, क्योंकि हल्का सा भी एनसीईआरटी के इधर उधर सच सुना तो चीज़ क्या हो जाएगी? गलत। और मजेदार बात, उस गलत कॉन्सेप्ट पे सवाल भी आते हैं। 2013 मतलब मैं बच्चों को कहता था बेटा ट्रिक है एफ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एफ से फ्रक्टोज, ट्रिक बताता था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रक्टोज का होता है, समझना मेरी बात। और पहले बोल देता था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और फिर कहता विद आयन चैनल्स लाइक सोडियम, फिर बोलता था मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक बार भरी क्लास में बच्चे ने पूछा कि सर इसको थोड़ा आपने समझाया नहीं। मैं कहा गलत चीज़ में कैसे समझा सकता हूँ? सही कॉन्सेप्ट हो तो उसको समझाया जा सकता है, गलत कॉन्सेप्ट को। और अगले साल 2013 में सवाल आया, 2014 में फिर सवाल आया कि बताइए किसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। उसी साल एनसीईआरटी ने अपडेट किया और उन्होंने अपना फ्रक्टोज हटाकर कर दिया ग्लूकोज, और अगले साल फ्रक्टोज ऑप्शन में था और उस साल उन्होंने मान लिया ग्लूकोज। तो इतने महान हैं, मतलब जो लिखा है वही सत्य है। और अपडेट एनसीईआरटी कब तक मानी जाती मालूम है? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक उन्हें जितना छेड़खानी करनी वो कर सकते हैं। 31 दिसंबर एक वैलिड नहीं होती है, 31 निकाल के एक बार रीड कर लेता हूँ चेंज क्या हुआ, और कुछ ना कुछ चेंज 100% रहता है। फिर मैं एक ही दिन बता दूंगा। पहले ये बताओ, ये वाली बात मेरी समझ में आई कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में गैप नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने गैप दिया है तो बुरा मत मान जाना, करेक्ट मत करने लगना काट के, ठीक है मौलाना? खास तौर से तुमसे बोलना है। अब सुनो मेरी बात, अब आप लोग बचपन से इस बात में फंसे रहे हो इधर कि 60s, आज एसी चल रहा है बस एक क्लास छोड़ने से, 60s समझिएगा मेरी बात, 60s प्लस 40s, आपके ये 2 राइबोसोम है। ये 60-40 क्या है सर? बेटा भाई समय है, कितनी देर में कोई चीज डूब रही है बताइए। 60s राइबोसोम है और 40s राइबोसोम है, कौन साइज में बड़ा होगा? पक्का? जिसका न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा वो साइज में क्या होगा? बड़ा। या बोल दो साइज में बड़ा है इसलिए जल्दी डूब रहा है। देखो जितनी जल्दी कोई चीज डूबेगी, समझना मौलाना, जितनी जल्दी कोई चीज डूबेगी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी उतनी हाई आएगी। क्या एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। अब मान लो मैंने इस राइबोसोम को उठाया और पानी में डुबोया, जो न्यूमेरिक वैल्यू लिख के आई मशीन में वो आई 60s और इसकी आई 40s, तो मैं कह सकता हूं सर 60s या तो साइज में बड़ा है या तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन क्या तुम डायरेक्ट डेंसिटी मेजर कर पा रहे हो? क्या डायरेक्ट साइज बता पा रहे हो कितना है? नहीं, आप एक अंदाजा बता ले रहे हो। मान लो मैं और आशीष सर एक तालाब में गोता लगाते हैं, मैं और आशीष सर, बताओ कौन जल्दी डूबेगा? आशीष सर। बेटा आशीष सर डूबेगी नहीं, वो तली में सीधे भाग कर से नीचे अंदर, आशीष सर जल्दी डूब जाएंगे। रीजन इज क्वाइट क्लियर। अगर आप अपने घर वालों को भी फोन करके बताओ, आपके घर वालों ने मेरा नाम सुना होगा, वो भी आपके मुंह से, कभी साइज नहीं देखा होगा मेरा नाम लगता है साहिल सिद्दीकी, लगता है कोई भारी भरकम आदमी होगा, है ना? देखा साला तो चूहा, है ना? दुम पकड़ा तो निकला काला नाग। अब सुनो, अब अरे भाई एक बात कहने में क्या है। और वहीं पर आशीष सर एक प्यारा सा लगा, आशीष आशु, हाँ इधर तो अभी क्या है, दोनों का नाम लेके बताओ। अब ये दोनों हमारे साथ कूद गए, ठीक है? दोनों क्या हो गए? कूद गए। बताओ कौन जल्दी डूबेगा? भारी भरकम नाम वाला डूबे।
तो बेटा आप जो है, अगर आपने बताया नहीं मम्मी आशीष सर पहले पहले टपके, मतलब पहले नीचे घुसे, बोलो बेटा टपके मतलब पानी के अंदर। अभी ऐसा कुछ मत बोलो भैया, इधर वैसे भी जबान मेरी बड़ी काली, बोल देते हो जाता है। हाँ तो इधर नहीं, 2-4 बार मेरे साथ हो चुका है, 2-4 बार। एक बार हमने पोरवाल सर से मजाक में कहा था, मतलब कोई नाम नहीं बताएंगे, कोई टीचर होते रहे थे, हम भैया के साथ नीचे आ रहे, हाँ कभी देख लेना, हम फर्जी मोड़ ले रहे थे, आज इसका एक्सीडेंट होगा। भाई जी अगले चौराहे पे धड़ा। मतलब एक दिन हमने पोरवाल साहब ने कहा भैया आज मुझे लग रहा है आपकी गाड़ी बोल तू इधर। तो बेटा आपको डायरेक्टली क्या आशीष सर का किसी को यहाँ पर वजन पता है? बॉडी की डेंसिटी पता है? बॉडी की डेंसिटी निकालोगे। अच्छा उनका साइज भी बहुत क्लियर कट, आपने उनका वॉल्यूम नापा नहीं होगा बेटा, और ऐसा कोई मीटर बना नहीं साला जो उनको नाप पाए। तो अब मेरी बात, हाँ बेटा कोई फेमटो एटो जेप्टो सब खत्म हो जाता है, आप समझना मेरी बात। तो आप इनडायरेक्टली बता सकते हो कि सर 60s जल्दी डूब रहा है, या तो इसकी डेंसिटी ज्यादा या तो इसका साइज ज्यादा है। तो आपने डायरेक्टली बोला कि इनडायरेक्टली? बोलते ही नहीं हो यार। अब आप लोग स्कूल में क्या करते थे, 60 40 100 होना चाहिए, पर यहां पर आंसर क्या आ जाता था? 80 ATS, यही आता था ना आंसर। और आप हमेशा परेशान रहे कि बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। बेटा ये प्लस यहां पर जोड़ने वाला प्लस नहीं होता है, ये प्लस बताता है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगर आपने मेरी शादी का कार्ड देखा हो, मेरी शादी का कोई कार्ड छपा ही नहीं था बेटा। इधर आओ, इधर मैम प्लस साहिल सर, इसका मतलब दोनों चपक गए। नहीं बेटा ऐड नहीं करना है दोनों को, मैम प्लस साहिल सर। मैम का वजन मान लो मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स होगा 50, इससे ऊपर नहीं होगा। इधर इधर इधर, अब बेटा पत्नी हमारी थी ना तो हमें तो पता ही होगा ना। साहिल सर का है 70, इधर नहीं ओए 70 है, 70 है। तुम क्या 700 लिखे? हाँ अब सुनो हमारी बात, नहीं मेरा है 70 है लिटरली है। अबे हड्डियाँ मजबूत है ना। 50 मैम का, ठीक है 70 मेरा। एक बार मैम छलांग लगाती है, एक बार मैं छलांग लगाता हूँ। मैम को लगता है मान लो डूब, नहीं मैम नहीं डूबेंगी, बस आशीष सर इधर आओ। हाँ तो एक बार आशीष से डूबते, ठीक है आशीष से डूबते, मान लो उनको लगता है समय डूबने में 0.1 सेकेंड, रॉकेट की तरह जाएंगे सट से, और मुझे डूबने में लगता है 100 सेकेंड। अब हम लोगों ने कहा साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और हम आशीष सर के कोड़ैया लद गए। हम कोड़ैया नहीं समझते हो, उछल के लदेंगे। बोलो बेटा भाई साहब बहुत ताकतवर आदमी है, कसम से पूरी क्लास में बता रहे हैं, तुम लोग इतने यंग हो, तुमसे 3 गुना उम्र होगी उनकी, तुम में से कोई जीत नहीं सकता उनसे। पंजा वंजा ना, मतलब हम उनकी रेडियस में आते ही नहीं। मजाक मजाक में रहते हैं, हाथ धर के दबा दिया हमको, 3 दिन तक वो टेढ़े रहे इसे। हाँ यार तो अभी क्या है समझना मेरी बात। इधर जब अगर मैं कभी गुस्सा भी करता हूँ ना सर से, तो थोड़ा दूर से करता हूँ, और यूजुअली फोन पे करता हूँ। आओ फोन पे कैसे आओगे आप? अब अपन दोनों चपक गए, दोनों एक बॉडी की तरह काम करने लगे, दोनों एक बॉडी की तरह। फिजिक्स कहती है, आपने फिजिक्स में पक्का पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए, पकड़ना, अगर मान लीजिए इनकी बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, लेकिन अगर हम एक रोप से भी कनेक्टेड है ना, एक थ्रेड से भी कनेक्टेड है ना, तो वी आर नॉट डिफरेंट सिस्टम। अब नाउ वी वर्क एज अ सेम सिस्टम। अगर 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स को, मैं कह रहा हूं अर्थ और मार्स को, लो बड़ी बड़ी तुलना करो, मैंने एक धागे से कनेक्ट कर दिया ना उनका मोमेंटम से लेकर, उनकी स्पीड से लेकर, उनका एक्सेलरेशन तक सब चेंज हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब अर्थ और मार्स अलग अलग नहीं है, अब वो पूरी एक बॉडी कहलाएगी। आप नहीं समझ पाए मेरी बात को? बोलो बेटा, बस में अगर आप बैठे हो और किसी का दुपट्टा ऐसे है, आपने अगर एक धागा भी पकड़ लिया ना, नाउ यू वर्क टुगेदर एज अ वन सिस्टम। हाँ तो यार देखो, तभी तो मुझे फिजिक्स इतनी अच्छी लगती है, इसी इतना खूबसूरत सब्जेक्ट, बस सही सही जगह लगाओ। जब नहीं, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देखो मन में आप कुछ भी चला सकते हो, और ज़्यादा शरीफ मत बनो, कोई भी यहाँ पर मन से शरीफ नहीं होता, ठीक है? मन सबका चंचल है। सर कहें कि गोली मारा, ठीक है 10 मीटर दूर पे खड़ा है, गोली मारा और गोली सीधे पेड़ में गई, तुम कहीं भी डालो। अरे
मैं कह रहा हूं पेड़ में, कहने का मतलब पेड़ की जगह तुम इंसान ले लो, बोलो बेटा उसके चेहरे का फोटो ले लो, मतलब कुछ भी कर लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन निकल जाएगा। और इतनी स्पीड होगी ना उसको, तेरी कितनी तेज लगी, तेरे को कितना मोमेंटम आया। अब समझना मेरी बात, मैंने कहा कि 60s और 40s ये जोड़े गए हैं, इसका ये एडिशन का सिंबल नहीं है कि ये आप जोड़ दो इनको, ये बता रहा है कि दो चीज आपस में जुड़ी है। हम आज ही से कुड़हियां लद गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दोनों एक ही हैं, नहीं समझ पाए। वी आर वर्किंग एज अ वन बॉडी, दैट्स व्हाई यहाँ पर सिंबल किसका लगा हुआ है, प्लस का। अब मुझे एक बड़ी छोटी सी बात बताना, इधर ये बताओ, अगर ये एक बाइक वाला है, ठीक, बाइक, ये दूसरी बाइक वाला है, हैंडल वैंडल कुछ नहीं है, हैंडल पैंडल से चल रही है, और इसकी स्पीड 80 km पर आ रहा है, इधर इसकी स्पीड 40 km पर आ रहा है। ये एक रस्सी फेंकता है और ये पकड़ लेता है, किसी एक को फेंकवा दो जिसका समझ में है, ठीक है, पक्का जिसके पास होगी वो फेंक देगा। अब बताओ ये दोनों बॉडी एक सिस्टम की तरह वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? आपको पता है स्पीड हो या एक्सीलरेशन हो, स्पीड हो या एक्सीलरेशन हो या स्वेडबर्ग यूनिट हो, ये सब रेट को दर्शा रहा है। जहां पर टाइम नीचे आ गया वहां पर बात आप किसकी कर रहे हो, रेट की। मेडिकल से लेकर आईआईटी के सिलेबस तक जितनी फिजिक्स पढ़ाई जाती है वहां पर रेट हमेशा क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक आगे जो हायर साइंस है वहां पर टाइम में बहुत चीजें आ जाती हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है, फिर सुनिए मेरी बात, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो यार। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, डीवी बाई dt कर लेता है। अब बता इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, साठ हो जाएगी। इतनी भयानक फिजिक्स लगा देते हो भैया, स्पीड 60 कर दे रहे हैं, दोनों का एवरेज निकाल दे रहे हैं, कह रहे हैं इनका मानना इसकी वजह से इसकी कुछ घटेगी, इसकी वजह से इसकी कुछ बढ़ेगी। अरे इतना रियलिस्टिक फिजिक्स, टेस्ला के घर से हैं आप, टेस्ला नहीं समझी आप, तसला। अरे ये निकोला टेस्ला समझ रही हैं, इधर बगुला ऐसा मुंह, निकोला टेस्ला बन रही है। हाँ क्या कह रहे हैं बताओ भैया, कितनी स्पीड आएगा, 40। छोड़ो भैया, कुछ सरल सा लेते हैं। कितने लोग का मानना है स्पीड 80 से कम होगी, मत मानो मार डालेंगे यहीं पे, 80 से कम कर रहा है स्पीड। अबे जब ये ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये माना जाता है कि भैया जिसकी हायर स्पीड है उसकी फिक्स की जाती है। अब यस सर, हाँ तो आंसर दे दो, अब बता दो कितने लोग का आंसर 80 आ रहा है, गुड, इट इज अ राइट आंसर विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अगर लेकिन आंसर 80 से ज्यादा होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा, स्पीड इसकी 80 से ऊपर चली जाएगी। अब आप ये कहोगे ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? अब भाई 80 हो सकती थी, जब दोनों में किसी की स्पीड 80 से ऊपर है ही नहीं थी, अलग से फोर्स कहाँ से आया? नहीं समझे? अगर 80 आंसर है देन 80 विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है तो वो ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। रीजन तुम लोग को न्यूमेरिकली समझना है कि कॉन्सेप्चुअली समझना है? हाँ, दोनों इसमें क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, तीन फॉर्मूला लगाते हो पूरी मैकेनिक्स में, u प्लस तुम्हारी, हाँ u यहाँ, u यहाँ पर बस आने बाद धत तुम्हारी, बस u यहाँ पर कितना है 40। अब समझना, बाहर में क्या टीवी, पहले इधर देखो, ये देखो, ये एक्सीलरेशन जो है जो इसको मिलेगा वो इतना झटके से मिलेगा, क्योंकि इस भाई रस्सी कैच, कितना टाइम लगा इन्हें कैच करने में, बस इनका आया पट से पकड़ लिया, तो वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा। और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को अगर मैं मान लूं, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को ए को मैं मान लूं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मान लूं
कितनी स्पीड मिली? चेंज इन वेलोसिटी 80 माइनस 40 अपॉन 0.0001, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय टाइम यहाँ पर कितना है 0.01। काटम पीट खेल लो आराम से, आंसर कितना आएगा 80। तो ये आंसर आपका 80 कहाँ से आया? थ्योरेटिकली इसकी स्पीड क्या आएगी? 80 थ्योरी में, लेकिन रियल में क्या आएगी? अगर 80 से ज्यादा बोल, ट्रिपल ई का क्वेश्चन है भाई ये, इस तर्ज पे एक सवाल बनाया था उसने, बड़ा अच्छा सवाल बनाया था, मतलब इतना सरल नहीं था और उठाया था उसने सवाल को। अब तुम कहोगे सर ये एक्स्ट्रा कहाँ से मिली? 80 देखो सर, 80 तो आ रही है। 80 प्लस इसलिए हो गई कि बेटा ये जो है इसकी जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो बहुत कम समय में हो रहा है। बोलो यार, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो यार, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि एकाएक बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मिला, जिसकी वजह से एक इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होता है। इम्पल्सिव फोर्स समझते हो? कोई भी काम अगर बहुत झटके से होता है तो वो इम्पल्सिव फोर्स विल गिव इट, वो इसे देगा 80 से ऊपर की स्पीड। 80 तक तो इसकी वजह से हुई, 80 से ऊपर वो जो झटके से खींचा गया, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी गई, एकाएक स्पीड बहुत तेजी से राइज मारेगा। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर करना स्पीड है। अब वो क्या कर रहा है? वो डिस्टेंस बहुत तेज कवर किया बहुत कम समय में। दैट्स वाई वो एक इंपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 80 से कहां चली जाएगी? ज्यादा। और अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो ये गिर पड़ेगा। इतने झटके से अगर कोई काम होगा तो, और अगर मैं और प्रैक्टिकली बोलूं तो 100% वो भरा पड़ेगा, 200% अपनी बाइक से गिरेगा। क्या ये बात समझ गए हमारी बात को? तो अब आप एक बात बताओ, जब ये दोनों अब हम लोग थ्योरी खेलेंगे। 80 हो गई, 80, ठीक है। वैसे अगर 80 होगा और 80 से ज्यादा होगा तो क्या लगाओगे? बोलो, 80 से ज्यादा, 100% ज्यादा होगी। आओ अब सुनो मेरी बात। कहते हैं आपने इन दोनों को एक रोप से कनेक्ट किया, ठीक है। तो चलो कनेक्ट करने के लिए मैंने सिंबल क्या यूज कर लिया? प्लस। राम प्लस श्याम अब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो इस प्लस का मतलब क्या था? इनकी स्पीड जोड़ दो। 80 40 120। बोलते ही नहीं हो यार। क्या स्पीड जोड़ दोगे? समझ गए हमारी बात को? समझ गए हमारी बात को? और वो जो जोड़ना घटाना तुम खेलते हो ना स्पीड के साथ, वो रिलेटिव मोशन के लिए होता है। कि अगर कोई ट्रेन आपकी तरफ आ रही है 80 से, आपकी 40 से जा रही है, तो स्पीड आपको फील होगी कि वो 120 से आ रही है। तो ये जोड़ने वाला नाटक रिलेटिव मोशन में होता है। रिलेटिव मोशन में दो ऑब्जेक्ट को थ्रेड से कनेक्ट नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनो मेरी बात। कभी भी दो चीजों का रेट एडिटिव नहीं होता भाई। रेट एडिटिव कैसे हो जाएगा यार? मतलब इसका 80 उसका 40, तुम दोनों को जोड़ दोगे और स्पीड कह दोगे 120। और अगर तुम ये नहीं जोड़ सकते हो तो तुम ये कैसे जोड़ रहे हो कि अगर मैंने एक बार एक राइबोसोम, बड़ा राइबोसोम गिराया, वैल्यू आया 60s, एक छोटा वाला गिराया, वैल्यू आया 40s। अब दोनों को जोड़कर अगर हम गिराएंगे तो क्या गिरने में जो समय लगेगा वो दोनों का जोड़ दोगे? बोलो यार। एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। बोलते ही नहीं हो यार। क्लियर है ये वाली बात? तो 60s राइबोसोम और 40s राइबोसोम, अगर इनको अलग अलग गिराया वैल्यू 60 और 40 आती है। इन्हें अगर मैग्नीशियम की मदद से जोड़ दिया, मैग्नीशियम जोड़ने का काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को कौन जोड़ता है, या कौन लिंक करता है, या कौन मेंटेन करता है? आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। एक बार मैंने 60s गिराया, एक बार मैंने 40s गिराया, ठीक है। 60s वाले में वैल्यू आई स्टडबर की 60, उधर आई 40, दोनों को जोड़ दिया तो क्या वैल्यू 100 आ जाएगी? बोलते ही नहीं हो यार। 60 और 40 को थोड़ी जोड़ दोगे यार, वो तो समय है। बात ही नहीं समझ रहे हो यार। बात ही नहीं समझ रहे हो यार। नहीं समझ पाए। मैं यहां से हरी गर्ल्स हॉस्टल 1.5 सेकंड में पहुंचता हूं, तुम 2.5 सेकंड में पहुंचते हो। हम साथ चलेंगे तो हमें 2.5 + 1.5 लगेगा। 1.5 तुम्हारा वाला, 2.5 मेरा वाला। 1.5 मेरा वाला और 2.5 तुम्हारा वाला, क्या कुछ ऐसा लगेगा क्या? समझ गए ना? तो टाइम नहीं ऐसे ऐड कर सकते ना भाई। तो अब हम समझ चुके हैं कि 60 + 40 = क्या आता है? 80। 80 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये उसके गिरने का समय है। समझ गए बात को? इसे मशीन की मदद से हम क्या करते हैं? नापते हैं। कल देखो तुमने लिखा है, पढ़ो अब जो लिखा है, अब समझ जाओगे। लाओ, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट दैट इज फेडबर्ग यूनिट डिनोट्स टाइम।
10 रेज़ की पावर माइनस 13 सेकेंड। अब बेटा 10 रेज़ की माइनस 13 सेकेंड लिखा है, उस पर एक प्यारा सा कट, हल्का सा कट कर दो, हल्का सा, कि अपन को ध्यान नहीं देना है इस पर। ये सिर्फ इसलिए था, कुछ बातें इसलिए की जाती हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम गहराई तक समझ सके। -13 है, ध्यान रखना, प्लस का 13 मत कर देना, वो समय ही ना बीत पाए कभी। इट मेजर्स पार्टिकल साइज, हाँ सही है, साइज ही लिखा है और नहीं लिखा, साइज एंड डेंसिटी दोनों कर लो, साइज एंड डेंसिटी। इनडायरेक्टली की डायरेक्टली? इनडायरेक्टली। बेस्ड ऑन हाउ फास्ट अ पार्टिकल सेटल टू द बॉटम ऑफ सोल्यूशन, अर्थात कितनी तेज कोई पार्टिकल गिर रहा है। जितना बड़ा पार्टिकल होगा, सेडिमेंट मतलब बैठना, सेडिमेंट मतलब बैठना, वो उतनी तेज बैठेगा और इस वजह से उसकी स्वेटर वैल्यू भी क्या आएगी? हाई, क्योंकि बेटा वो माइनस में ना -13 है, प्लस का नहीं है। स्वेडबर्ग यूनिट आर नॉट डायरेक्टली एडिटिव, ये इनको क्या डायरेक्टली ऐड कर दोगे क्या यार? नहीं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बताता है कोई चीज कितनी जल्दी बैठ रही है, ना कि वो किसी का वेट बता रहा है कि हम आशी सर के ऊपर लदे और तुमने दोनों का वजन जोड़ दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चलो, एक हाथ में आरएनए पकड़ो, पकड़ो, एक हाथ में प्रोटीन पकड़ो, दोनों को छोड़ दो। ये क्या बन गया? राइबोसोम। अब पहले ईमानदारी बताओ, राइबोसोम एकदम क्लियर हो चुका है। ये 60-40 ऐड क्यों नहीं करते, समझ गए हो ना? बोलो, कोई डाउट है आपके मन में? बोलिए। हाँ, एक बार और सुनो। मान लो एक पत्थर तुमने लिया बड़ा, एक पत्थर लिया तुमने छोटा, दोनों को तुमने पानी में डाला। एक में लगता है 10 सेकंड, एक में लगता है 5 सेकंड। तो जब तुम इनको जोड़ के डालोगे तो 15 सेकंड लगेगा। लॉजिक इन बातों को जोड़ लेगा। तो राइबोसोम को हमने जोड़ा कहाँ है? वो प्लस का सिंबल बता रहा है कि इनको फिजिकली कनेक्ट किया है। ये तो समय बता रहा है 60, और जो 40 है ना, इसको पूरा लिखोगे 60 × 10 रेज़ की पावर -13 आएगा। तो बेटा समय थोड़ी जोड़ दोगे दो चीज का। भाई तुम डूब रही हो, मैं डूब रहा हूं, और दोनों अगर हाथ पकड़ के डूबेंगे तो क्या हम दोनों का अलग अलग वाला समय जोड़ दोगे? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बोलो एक क्या? हाँ, एक ही जैसा टाइम? क्या कह रही है? टाइम सेम ही लगा। किसको लगा? अगर मान, अच्छा तुम कह रहे हो सपोज करिए दोनों को समय सेम लगा, तो अब अगर जोड़ोगी ना तो समय जो दोनों का अलग अलग था ना उससे कम आएगा। तो क्या? अच्छा हो भाई गॉड, मान लीजिए 2 साहिल सर हैं, पापा मेरे गुस्सेल थे, 2 साहिल सर हैं बिल्कुल इक्वल जुड़वा, दोनों 70-70 किलो। एक साहिल सर 10 सेकंड में डूबते हैं, साहिल 2 भी 10 सेकंड में डूबता है। दोनों गले लगा के डूबते हैं तो 20 सेकंड लगेगा, है? तो 10 सेकंड से समय आ जाएगा कम। क्लियर? क्योंकि इनका ऐड करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। समझ पाए? अरे एक मैं डूब रहा हूं 10 सेकंड में, मेरे जैसा ही सेम वेट का एक आदमी वो भी 10 सेकंड में डूब रहा है, और दोनों एकदम चिपक के अगर डूबेंगे तो 20 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। पहले से हंस तो तुम ऐसे ही रही हो उसके ऊपर जैसे तुम बड़ी इंटेलिजेंट हो। पूछे? हाँ, नहीं बेटा, ऐसा इसलिए नहीं लगेगा कि जैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन साहब ने लिखा है कि जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट अगर एक थ्रेड से भी कनेक्टेड है ना, ठीक है, तो अब हम एक बॉडी की तरह काम करेंगे। फिजिक्स में बहुत अच्छी बात इस लड़की ने बोली, ठीक है, और हंसना नहीं आपकी, ध्यान रखिए उस बात को। बेटा किस बात पे हंसे? हम बेटा कल नहीं पैदा हुए हैं और तुम्हारी जनरेशन के लड़कों से ज़्यादा एडवांस है, ट्रस्ट मी। मैं अपनी उम्र से 30 साल आगे चल रहा हूँ एडवांसमेंट में। हाँ, लेकिन मैंने उस पर नहीं हंसा। ओ माय गॉड, तो किस पर हंसा? बॉटल पे हंसा या बुक पे या राइबोसोम पे? इधर आप समझिएगा मेरी बात। हाँ, तो न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर 2 चीज़ को यार, ये देखो टॉपिक है। अब देख भाई, अगर न्यूक्लियस पे आप वक्त बर्बाद करते हो तो आप बेवकूफ़ हो, सेल थ्योरी पे बर्बाद कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। देखो जो टॉपिक होता है हर, देखो मेंडल के 5 पेज 3 दिन में खत्म होते हैं, वो भी ये 3 लेक्चर है, वो भी पूरे चलते हैं 2-2 घंटे, 2.5 घंटे के, तब होता है 3 लेक्चर। एक लेक्चर पूरा चलता है न्यूमेरिकल, और वहीं पर सेल जैसा चैप्टर 5 लेक्चर का है। तबीयत नहीं खराब होती, अब तक हम बायोमॉलिक्यूल निपटा रहे होते। तब मेरी बात सुनो,
जैसे ही हम दोनों ने कनेक्ट किया, हाँ अरे बड़ी अच्छी बात इसने बोली, मेरे मुंह से निकल गई। हमारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या? यही है, हम फिजिक्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ऑब्जेक्टिफाई कहने का मतलब पेन, पेंसिल, कॉपी, पेपर, कोई भी चीज हो, अगर मान लो 4 कॉपी रखी है तो आपको कॉपी पे नहीं 4 पे फोकस करना है। हमारा फोकस कॉपी पे भी रहता है। अगर 4 लोग खड़े तो 4 है। मैथ को ना लोग से मतलब, ना पेंसिल से मतलब, ना इंसान से मतलब। मैथ सीधा बोलती है अपन नंबर से खेलेंगे। मैथ में नंबर का कुछ होता ही नहीं है। 4 लोग प्लस 4 लोग कितना? 4 पेंसिल प्लस 4 पेंसिल, 4 लड़कियां प्लस 4 लड़कियां, 4 कैमरे प्लस 4 कैमरे, 4 खूबसूरत साइल प्लस 4 खूबसूरत साइल। तो आपने ईमानदारी से आपने यहां फोकस किस पे किया? 4 प्लस 4। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले लो, लेकिन ये बड़ा सरल था इसलिए आपने उस पर फोकस किया। यहीं पर अगर अभी एक्स स्क्वायर आया ना, और एक्स स्क्वायर -2 अगर आ गया, या 2 रेज़ दी पावर 3 रेज़ दी पावर 3 आ गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया है ना, तो आपका फोकस फिर इस पे नहीं जाएगा, फिर वो लोग, पेंसिल, साहिल सर इस पर जाएगा। नहीं समझ पाए, क्योंकि ये आपको डरा रहा होता है। तो अब इधर देखो, फिजिक्स में किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, सामान। किसी भी चीज को, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। 70 किलो 70 किलो, मैं डूबा 10 सेकंड, ये भी डूबा 10 सेकंड लगा। जैसे ही हमने छोड़ा, अब इस ऑब्जेक्ट का वजन 140। गॉट इट? गॉट इट? तो किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई ना करो। क्लियर है सब? क्लियर? क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर है। पूछो मुझे कैसे पता? पूछो मुझे कैसे पता? जब लोअर लिप कोई ऐसे करता है तो उसे नहीं आ रहा है, जब अपर लिप, वो ये इधर वाला पोर्शन, उसमें अगर थिरकन होती है तो उसको आ गया। हाँ इधर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जॉर्ज मैथ्यूज साहब लिखते हैं। आइए अब मेरी बात सुनो। मैं बॉडी लैंग्वेज बहुत रीड किया हूँ, काफी काम आती है। बॉडी लैंग्वेज सबको सीखनी चाहिए, काफी काम आती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत पढ़िए, वरना आपको इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं होगा। होगा ही नहीं, लगेगा सब खराब है, तुम ही एक सही हो, क्योंकि तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हो। समझ पाए हमारी बात? तो आप पहले बताओ, राइबोसोम एकदम क्लियर है भाई? एकदम क्लियर है भाई। बॉडी का ढांचा कौन बना रहा है? स्केलेटन। सेल का ढांचा कौन बना रहा है? साइटोस्केलेटन। अब लिखिए साइटोस्केलेटन 3 भाग में चीर दीजिए, बिल्कुल डिटेल में नहीं है, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना, 1% भी नहीं। साइटोस्केलेटन सिर्फ एक वाला डिटेल में है, बाकी 2 नहीं है। लिखिएगा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, बेटा जो सेल का रिवीजन वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, वो कोई देखना नहीं। सेल का जो रिवीजन वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, वो रिवीजन करने के लिए देखिएगा नहीं, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। वो 2019 का है और हर साल कंटेंट चेंज होता है, वो 4 साल पुराना कंटेंट है। गॉट इट? हाँ, लिविंग वर्ड देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट किंगडम भी थोड़े हौले हौले देखना, जहां से लाइफ साइकिल खत्म हो वहीं कहना बस खत्म, आज की बात यही थी, बाकी बातें कल करते हैं। एनिमल किंगडम बिल्कुल मत करना, घुस घुस के बताया उसमें, एरिस्टोटल, लैंटन वगैरह सब कुछ बताया गया उसमें, ये कैनाल, वो कैनाल, ये वो सब, वो आपको नहीं पढ़ना है। गॉट इट? एनाटॉमी पढ़ सकते हो, सेकेंडरी ग्रोथ मत पढ़ना। मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो, ढूंढ लेना जो कंटेंट कटा है। स्ट्रक्चरल पढ़ाई नहीं है। सेल बिल्कुल नहीं, छू मत लेना, छू ना लेना पाप हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल कर सकते हो, सेल डिवीजन कर सकते हो, बस खत्म करो। लिखो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल पर ट्रिपल टिक मार लो। माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। फंक्शन, ए जहां ना पता हो कोई चीज किसकी बनी, क्या बताओगे? प्रोटीन। तो ये नहीं बताऊंगा मैं, प्रोटीन का बना है, बता दिया और बोल रहा हूं बताऊंगा नहीं। फंक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तुम चल पा रहे हो इसी वजह से क्योंकि तुम्हारी टांग में क्या है? दिमाग। दिमाग नहीं बेटा, हड्डी है। लिखो मोटिलिटी। हाँ, जो पहला मैकेनिकल स्ट्रेंथ फंक्शन लिखा उसी के ऊपर दूसरा लिख दो। पहला मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा मोटिलिटी,
अरे यार साइटोस्केलेटन के फंक्शन है, तीनों के सेम फंक्शन है, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अच्छा तो आप लोग सोचते तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं, इस लेवल के जीनियस लाए कहाँ हैं भाई? जंगलों में पोस्टर लगे इस बार। लिखो साइटोस्केलेटन हो गया का काम लिखो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मोटिलिटी, क्या हड्डियों की वजह से आपकी बॉडी का शेप बनता है क्या? मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ओवर एंड आउट, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक सीलिया फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ये चारों आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप समझ नहीं पाते हो क्या डबलेट, क्या सिंगलेट, क्या सेंट्रल शीथ, हब क्या है, कहां से जुड़ा है, रेडियल स्पोक क्या है, लिंकर्स क्या है और इंटर डबलेट ब्रिज क्या है, और अंत में आप सब मिला देते हो। कोई टेंशन मत लो, शुरू का 10 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लो, इसके बाद तुम बताओगे, मैं लिखूंगा, फिर सुनो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। शुरू का 10 मिनट अच्छे से सुन लेना। सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, दीज 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल आपस में कनेक्टेड हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज करूंगा सीलिया होगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा फ्लैजिला, थोड़ा चेंज करूंगा सेंट्रोसोम, थोड़ा चेंज करूंगा तो सेंट्रियोल। अब सुनो, कभी आपने पिक्चर देखी है नदिया के पार, उसमें मैडम चप्पू चलाती रहती है, देखा है? न्यूटन तेसर लॉ ऑफ मोशन, चप्पू पीछे तो नाव आगे, क्या ये आपने पढ़ा है? बोलते ही नहीं हो यार। चप्पू पीछे नाव आगे, चप्पू पीछे पीछे नाव आगे आगे। इधर आओ बेटा, इधर देखो, इधर। उसी प्रकार सीलिया और फ्लैजिला है, जब ये पीछे की तरफ मूव करेंगे तो कह दो वो अपने चारों तरफ के पानी को पीछे की तरफ मूव करा रहे हैं, या बोल दो अपनी बॉडी किधर कर रहे हैं, आगे। इधर देखो बेटा, बहुत सुंदर बात बोलूंगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर। इधर आओ, मैंने आपको पढ़ाया था फ्लैजिला के कितने पोर्शन हैं? 3, बेसल, बॉडी, हुक और फिलामेंट। सबसे लंबा क्या होता है? सीलिया को क्या बोला? सीलिया को, ये सीलिया देखो, इधर देखो, छोटे सीलिया को छोटा कर दिया, ओ सॉरी फ्लैजिला को छोटा कर दिया तो सीलिया, और बड़ा कर दिया फ्लैजिला। पक्का? सीलिया को बड़ा कर दिया तो फ्लैजिला, फ्लैजिला को छोटा कर दिया तो सीलिया। बस लंबाई का अंतर है भाई, नाम बदल जाता है, एक का नाम सीलिया और एक का नाम फ्लैजिला। बोलो बेटा, अब आओ मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूं समझना। चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों के दोनों नाव की चप्पू की तरह काम करते हैं। जब ये पीछे की तरफ बीट करेंगे तो ये किधर जाएंगे? आगे। अब बोल्ट की तरफ देखो, अब ये जो शुरुआती 10 मिनट है अब शुरू होते हैं। बेटा एक सब्सटेंस है, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज का बना है। इतने जीनियस आप लोग कैसे? ओ माय गॉड, नहीं भाई, हमारी वजह से ना बनो, नहीं हमारा चला जाएगा। एक प्रोटीन है, नाम होती है ट्यूबुलिन। क्या नाम है? ट्यूबुलिन। कौन बुलिन? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन 2 प्रकार की होती है। ट्यूबुलिन बिल्कुल ठोस होती है, रॉड जैसी, बात समझना, खोखली नहीं होती है, ये मत समझना अंदर से खोखली रिफिल जैसी नहीं होती है, बिल्कुल रॉड जैसी, जैसे मेरी बॉडी है, रॉड जैसी, लंबी लंबी, ठोस, सुडौल, मजबूत। आओ बेटा, ज्यादा हो रहा है। ट्यूबुलिन 2 प्रकार की, वन इज कॉल्ड अल्फा, अनदर इज कॉल्ड बीटा। सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अल्फा, अगर एक अल्फा तो दूसरी बीटा है, एक ए है तो दूसरा बी है। आओ, प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन। अब समझना, ट्यूबुलिन में जोड़ने जा रहा हूं, बोलो कौन वाली? दोनों, अल्फा भी और बीटा भी। अल्फा, बीटा, अल्फा, आओ, अल्फा, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। सर जब ट्यूबुलिन ठोस है तो ये लंबी सी जो आप डंडी बना रहे हैं ये भी आपकी ठोस है होगी,
बिल्कुल सही भाइयों बहनों, आप सही दरवाजे आए हैं। अल्फा बीटा जोड़ते चले जाइए। एक लंबा सा ठोस डंडा पड़ेगा, ठीक है। ये जो डंडा बनेगा लंबा सा, समझ रहे हो मेरी बात? ये अंदर से ठोस है कि खोखला? ठोस, बिल्कुल मेरी तरह की पेन की रिफिल की तरह। पीछे वाले बोले नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इन्हीं सब चीजों से हिम्मत मिलती है। इसे बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट। नाम नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा। प्रोटोप्लाई मतलब पहली कोई लंबी लंबी स्ट्रक्चर दिखी है जो कि ठोस है, सॉलिड, हमने क्या बोल दिया? प्रोटोफिलामेंट। सुनते जाओ बेटा, ये शुरू के 10 मिनट ही है। 13 ऐसे डंडे ले लो। कितने? 13। एक यहां लगाओगे, एक यहां, 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 एक यहां। ये 13वां था। बताओ अगर चारों तरफ लगाए हो तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा 13 मजबूत डंडियों का, सॉलिड स्ट्रक्चर का, वो अंदर से खोखला होगा। अरे यार, 13 डंडियां मैंने वैसे चिपकाई नहीं है, 13 डंडियां ऐसे मैंने गोलाई में लगाई है। बोलो भैया, तो रुको, मैं 13 ऐसे प्रोटोफिलामेंट ले रहा हूं। रुको जरा। प्रोटोफिलामेंट बहुत आसानी से सिखा दूंगा। गिनते जाओ। 1 2, रुको, 3। सर गोलाई में लगा रहे हैं आप तो? हाँ। 4 5 6 7 13 के लिए 1 2 3 4 5 गोलते 13 भी है, 13 के लिए। इधर देखिएगा, लेकिन सर ऊपर दूधिया व्हाइट लग रहा है, तो इसको गोला कर दीजिए ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। कैसा दिखे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पक्का 13 डंडे हैं भैया। अंदर से खोखला, अगर बीचों बीच मैं स्टाइलर डालूंगा तो नीचे आ गया। देखा 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 देखा, काफी विजनरी दिमाग है। अंदर से खोखला है। 13 प्रोटोफिलामेंट भाई साहब। 13 क्या है? आपस में जुड़कर गोलाई में एक खोखला स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस खोखले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तीसरे नंबर पे क्या लिखा, पढ़ो जरा। तीसरे नंबर पे माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब का मतलब अंदर से क्या हो गया? खोखला। एकदम क्लियर है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो गई है। लेकिन अगर मैं इन 13 डंडियों को उठा के सामने से देखेंगे तो छोटे छोटे गोलों से बना हुआ एक बड़ा गोला मिलेगा। जरा देखो बेटा, तुम्हें स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। देखा? आज तक यही नहीं समझ में आई है वो झुमकियां बनी किस चीज की हैं। वो झुमकी नहीं है, वो रॉड जैसा है। बोलो यार, बोलते ही नहीं हो यार। इतना कंटेंट पे काम करते हैं, बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग यार। आओ बेटा, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया है? अब सभी बच्चे समझेंगे सीलिया और फ्लैजिला। इधर बेटा, अगर मैं फिलामेंट ले लूं, इधर देखिए हाथ में फिलामेंट है, और अगर मैं काट के सामने से देखूंगा, अब चाहे ये फ्लैजिला मान लो चाहे ये सीलिया, इट्स अप टू योर चॉइस, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर मैं काट के सामने से देखूंगा तो बताओ मुझे कैसा दिखेगा? गोल गोल। आओ बेटा, ये बताओ, अगर मान लो मैं शहद के दलदल से नहा के निकल रहा हूं। किसके दलदल से? शहद। तो बताओ मेरी पूरी बॉडी पर क्या लगा होगा? हाँ पक्का? कह रही चीटियां, इधर सोच ही इससे ऊपर नहीं जा सकती है। इधर आओ। अब बेटा इधर देखो, तो उसी प्रकार अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से कोई चीज निकल रही है
सोचो ये पूरी दीवार क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर हटो बहन, हटो 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 हटो। अगर ये पूरी दीवार क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझना। और मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल कैसी होती है? दलदली। अब कोई एंट्री नहीं करेगा, खोल सकते हो। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये दलदली है, अगर मैं इस दलदल से बाहर निकलूंगा, बोलते ही नहीं हो यार, समझ ही नहीं पाए क्या? वही दलदल लगा होगा। अरे यार, अगर यहां पर दलदल है और मैं इससे बाहर क्या निकला होगा? लगा होगा दलदल। सबसे बाहर की सबसे अंदर। अब बंद कर लो, कोई एंट्री ना कर ले। देखो भाई ना, एक भी गलत बच्चा आ जाएगा, कसाब आ जाए, वो ठीक है। इधर आओ बेटा, हाँ इधर आओ बेटा। उसामा बिन लादेन जो वर्ल्ड के सबसे मजबूत देश और सबसे मजबूत बिल्डिंग पे अटैक करा सकते हैं, आई एंड आई के बारे में सोच रहा मैं। हटो, इधर आओ। हाँ मालूम, प्लेन में ना आ रहा हूँ पीछे से बिल्डिंग के लिए, तो वहीं प्लेन रोक लिया जाएगा हवे में। हाँ 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 क्या? हाँ, आईडी कार्ड दिखाओ। फिर कार्ड दिखाने के बाद ही मशीन को छुआओ, फिर कहेंगे तुम्हारा नहीं है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब मेरी बात सुनो। अब वो भी गए प्लेन पे, जाएगा भी बहुत सही जगह। हाँ बिल्डिंग में, और कहा। सुनो, अब मेरी बात सुनो। कहते हैं कि अगर सीलिया और फ्लैजिला, भाई ये निकला तो सेल के अंदर से, तो इसमें सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पक्का? तो मैंने सबसे बाहर एक सुंदर सुंदर, कैसी बेटा? जब मेरे पास गोला बनाने का चीज है तो मैं गोला उससे बनाऊंगा कि हाथ से बनाऊंगा? हाथ उसी से तो बनाऊंगा। इसे बोलते हैं सुंदर सुंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर। अच्छा, हाँ। अब गौर से देखो, बाहर बाहर पेरीफेरी में गिन के बताओ कितनी माइक्रोट्यूब्यूल है? मार डालेंगे ये रट्टू तोता। 9। फिर मारेंगे अभी 18। 9 जोड़े हैं। कर देना एग्जाम में गलती और कहना सिली मिस्टेक, वो तो मुझे पता था। 9 टैबलेट को क्या बोलेंगे? जोड़ा। 9 जोड़ा है, लेकिन टोटल है कितनी? 18। आओ मैं भी 9 जोड़े बनाऊंगा। अब छोटे छोटे गोले ना बनाए, हम सीधे एक बड़ा गोला बनाते हैं। बनाए 13 टू 1 2 3 4 हट हटो हटो 1 रुको, हाथ से नहीं बना रहे। 1 डबलेट। मेरे साथ साथ बोला करो यार, बैठा मत करो बेटा, फिर तेज नहीं हो पाओगे पढ़ने में। इसीलिए सब लोग पढ़ने में तेज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सबको पता ही होता पढ़ाई की कैसे जाती है। अब मैं बार बार क्यों बुलवा रहा हूँ? 1 डबलेट 2 डबलेट 3 डबलेट। इससे क्या होगा? वो दिमाग में चढ़ा रहेगा डबलेट। और अगर माइक्रोट्यूब्यूल बोल देगा तो क्या हो जाएगा? 18। बोलो 1 डबलेट 2 डबलेट 3 डबलेट 4 पेरीफेरल डबलेट 5 पेरीफेरल डबलेट 6 7 8 9 डबलेट कितनी हुई? 9। पक्का? बीच में देखो 2 सिंगलेट दिख रही होगी, तो मैं 2 सिंगलेट बनाऊंगा। पक्का? अगर मैं 2 सिंगलेट को जोड़ दूं तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 जमीनों को एक ब्रिज जोड़ता है। अरे जैसे मान लो एक नदी जा रही है, कुछ लोग इस गांव में रहते हैं, कुछ लोग इस गांव में। कभी कभी बेटा अंतर 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 गांव विवाह हो जाता है। अंतर गांव विवाह समझते हो? एक गांव का दूसरे गांव में। वैसे भी सेम गांव में विवाह नहीं होता, ये मान्यता आपको पता है? ये तो लोग जानते हैं बेटा। अब आप लोग ना माने वो अलग बात है, ये हमारे पूर्वजों का बनाया गया एक बेहतरीन नियम था। ठीक है, कि सेम गांव में विवाह इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो गांव से पहले वहां क्या रहा होगा? जंगल। जंगल में पहले कौन आए होंगे? आदिवासी।
तो वहां पर कोई ना कोई पहली बार गया होगा अपनी पत्नी के साथ। तो मानते हैं मौलाना सेम गांव में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रली जुड़े हुए हैं। बोलो यार, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन। ऐसे तो देखा जाए बेटा, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हम सब आपस में क्या है? भाई बहन। इधर 1 घंटे लेक्चर दे दूं उस पर अगर ना मैं किसी सभा में, तो कसम से भाई बहन वर्ड से विश्वास ही उड़ गया लोगों का। ये किया क्या? ऐसे सब बहन हो गई है? मजाक चल रहा है क्या? तो इसलिए कहते हैं अगर बिटिया की शादी पूरब में तो लड़के की शादी पश्चिम में। ऐसा होता है, मेरे यहाँ मान्यता है। हाँ, मेरे यहाँ कट्टर मान्यता है कि एक गांव में 2 लोग शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा, आपने कहा एक गांव में नहीं कर सकते, आमने सामने तो कर सकते हैं ना। अब मेरी बात सुनो इधर। तो कहते हैं 2 गांव को जैसे बीच में एक ब्रिज जोड़ता है, वैसे यहां पर भी मुझे एक ब्रिज दिख रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लिखूंगा, नाम आप बताओगे। इंटर मतलब ओए सामने देख, 50 क्वेश्चन सही हुआ है, बात कर रही उससे, छिवती है। ये बताओ बीच में जो ब्रिज है, ये 2 सिंगलेट के बीच में ब्रिज है कि डबलेट? इंटर सिंगलेट ब्रिज। रट्टा मार लिया बेटा, बोलो बेटा। इंटर, देखो देखो एग्जाम में देखो, बुक में देखो। इंटर नहीं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, देखो घसीट के लिख लो चोर। इंटर सिंगलेट ब्रिज। उधर बैठ जा रहे मैम, इस पे आइए सीधे। इंटर सिंगलेट ब्रिज कर लिया, कहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां कंफर्टेबल फील हो। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम देन यू कैन। आ जाओ भैया, फिर जोड़ने जा रहे हैं। अभी मैंने अकेलों को जोड़ा था, सिंगल सिंगल थे, दोनों को मिंगल कर दिया। अब मैं जोड़ियों को जोड़ूंगा। अगर ये इंटर सिंगलेट ब्रिज है तो ये इंटर डबलेट ब्रिज है। एनी दिक्कत? एक डबलेट, देखो बेटा छोटी छोटी बात सुनो, छोटी बात। एक डबलेट का 1 माइक्रोट्यूब्यूल अगले डबलेट के 1 माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होगा। रिपीट कर रहा हूं, एक डबलेट का 1 माइक्रोट्यूब्यूल अगले डबलेट के 1 माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होगा। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। ये बताओ कितना इंटर सिंगलेट ब्रिज है? 1। डबलेट कितना है? 8 भाई। ऐसे कर लिया करो, कर लिया करो। 2 में 1 तो 3 में 2 तो 9 में 1 कम कर दोगे 8। क्लियर है भैया? बोलते नहीं हो यार। हाँ, अगर ये लीनियर चेन होती, अगर लीनियर चेन होती तो कितना होता? अगर लीनियर चेन होती, क्या क्या नो क्या क्या नहीं, सर्कुलर में 9 होगा। किसमें? 1 मिनट रुको पहले, ब्रिज कितने हैं? अबे 2 में 1, 3 में 2, लेकिन कनेक्टेड है इस वजह से 9। हाँ हाँ हाँ, 9। अच्छा लीनियर के, यहाँ लीनियर के लिए होता है 2 में 1 तो 9 में 8। तो बेटा सर्कुलर जब होता है तो लास्ट वाली चेन भी तो कनेक्ट किया है ना, तो इस वजह से इंटर डबलेट ब्रिज कितने हो जाएंगे? 9। इधर आओ, अब इधर आओ। अब हम लोग एक और काम करेंगे। पूछो व्हाट व्हाट व्हाट? ई का हुआ प्रोटीन। गुरुजी तो बहुत बुरा जुड़ता है। हाँ, एक आई चचट ही आए। हाँ, अच्छा तो ही सकते सही बताओ। हाँ भाई, अब घर एक आदमी झूठ बोलवा हमसे। तो हाँ, माई कसम सच बोले थे। सर ये भी ब्रिज है ना, ये कहलाते हैं लिंकर्स। ये क्या कहलाते हैं? लिंकर्स। समझ गए बात को? देखो ना एनसीईआरटी, ब्रिज सिंगल है, जो ढेर सारे प्रोटीन के बने हुए क्या है? लिंकर्स। हो जाए तो इत्तला कर दीजिएगा। हो गया भैया? आओ बेटा इधर देखो, इधर इधर। ये जो 2 सिंगल वाले, इनको अभी अभी जोड़ा गया है। इनको इस समय अभी भी इनकी शादी हुई है।
एक ही गांव थे, बवाल मच रहा है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत ज्यादा है। एक कवरिंग से प्रोटेक्ट कर दिया, और इस शीट को बोलेंगे भाई ये सी शेप नहीं, लंबा सा होगा, बोलो यार, ये कहलाएगा सेंट्रल शीट। एकदम क्लियर है? माचिस की तीलियां देखे हो बेटा? मैं तो रोज ही देखता हूं। इधर माचिस की जो तीलियां होती हैं, माचिस, ओए सीधा बैठ चमन, माचिस की जो तीलियां होती हैं उन्हें स्पोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोक्स। अब इधर देखो बेटा, जमाना खराब है, जमाना। अभी मेरे बीच वाला भाई, मतलब बड़े और मेरे बीच, मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे बड़े सेकंड वाला भाई जो है, सॉरी, जो अभी सेकंड वाला भाई है, उसने हल्का सा मम्मी के सामने जाहिर किया कि उन्हें कोई पसंद आया होगा, ठीक है। अब लेकिन वो पुलिस वालों को कौन पसंद करता है? हाँ वैसा है बेटा, पुलिस वालों से लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। अगर एक दरोगा भी तुम्हारे नज़दीक कहता है ओ भैया, जब इतना बोल दे ओ भैया, और तुम्हारे नज़दीक आ रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में जो थॉट प्रोसेस चलेगा, क्या कर दिए यार, सब सही तो है, हेलमेट, बाइक है ना तो हेलमेट का कोई बात ही नहीं होगा। और आगे पूछ ले भैया समय क्या हो रहा है, तो मन ही मन करोगे साले, अगर यही पूछना था तो दूर से पूछ लेता, डराने की क्या जरूरत थी। तो बेटा अभी उन्होंने मम्मी को बताया कि उन्हें कोई ऑफिसर पसंद होंगी, है ना, मम्मी को हल्का सा इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे, मम्मी से कोई नहीं बात कर सकता मेरे अलावा। अब मम्मी ने हमें कहा कि ऐसी बात क्या तुम्हें सुनने में आई? मैं कहा मम्मी ये तो गलत बात है ना। अब ज़माना इतना ख़राब है कि आपको बताया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है। मम्मी, हमारी मम्मी बड़ी वाली कहन बेटा अपना की लव मैरिज तो नहीं, तुम्हारी अम्मा सन 72 में लव मैरिज की हुई है, 1972। हाँ हाँ, और कह रहे हैं अब बेटा तुम चढ़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कह रहे अपना सिस्टम बैठा लिए। अब बेचारा जो सिंगल है उसे तुम मिंगल नहीं होने दे रहे हो, उंगली कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उंगली। अब ये बेचारे दो सिंगल अभी मिंगल हुए, और ये सब साले जोड़ियाँ थी, इनका काम बन चुका था। बोलो बेटा, जैसे पापा ज्ञान देते हैं, ए खेला कम करो, ये कम किया करो, एक बार दादाजी से बात कर लेना, सब पता चल जाएगा तुम्हें। ज्ञान सिर्फ देने के लिए होता है। रोज नहाया करो, अपने टाइम में क्या पता था 10-10 दिन ना नहावत हो, और ज्ञान ऐसे देंगे रोज सुबह नहाओ, नहीं समझे, रोज सुबह उठ के पूजा करो। भाई साहब आपकी एज हो गई, आप इसलिए कर रहे हो। आप जो मेरे को ज्ञान दे रहे हो ना, आप रोज सुबह उठ के नहाते हो, यू आर वेरी सिस्टमेटिक। जब लौंडो वाली उम्र होगी तुम सिस्टमेटिक रहे होगे, हमसे बड़े लप्पाज रहे होगे, हमारे बाप हो तुम। एक लॉजिकल बात है ना यार, हमसे बड़े तो लप्पाज रहे ही होगे। अब आओ सुनो, इधर देखो, इधर देखो, आओ। अब 9 की 9 जोड़ियां, धय उंगली, ये शादी नहीं होनी चाहिए, धर्म नष्ट हो जाएगा, कर्म नष्ट हो जाएगा, धरती पर भूचाल आ जाएगा, नदियां उफान पे आ जाएंगी। आपकी क्या कर रही है? उंगली रेडियस के अलोंग, उंगली हो रही वो किधर हो रही? रेडियस के अलोंग। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेडियल स्पोक्स। क्या है? रेडियल स्पोक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या कहलाएंगे? रेडियल स्पोक। जो शास्त्रों में ये जो घुमा हुआ है ना, इस पॉइंट को जगन्नाथ से कहा जाता है कि पेन उठाने की हिम्मत जहमत नहीं उठाई गई, उसी को घुमा के नचा दिया नीचे। ये क्या हो गया? रेडियल स्पोक। ओवर एंड आउट, सीलिया प्लेटला खत्म। क्या कठिन था ये बता दो, क्या कठिन था ये बताओ? कठिन था कुछ? आपको नहीं लगता जिसको ये आता है उसको वो आता है? अगर आपने ये समझ लिया, वरना आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो, सारा माइक्रोट्यूब्यूल कह किसको रहे हैं? उस गोले के एक गोले को कह रहे हैं। नहीं समझ पाए हमारी बात, समझ गए मौलाना? बोलो भैया। अब सुनो, बहुत सुंदर समझाऊंगा सेंट्रियोल, पूरी क्लास झूम झूम के पागल होगी। कैसी बेटा? हाथ देखो मेरा हाथ, सभी लोग ऐसे करो, बोलो फिलामेंट। ये क्या पे बकरी नहीं ला रहा है? बोलो फिलामेंट। फिलामेंट काट के जब सामने से देखेंगे
तो कैसा दिखेगा? गोल गोल। बड़ा सा बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 सिंगलेट, नो डबलेट, इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर सिंगलेट ब्रिज। बोलो यार। अब हाथ चौड़े कर लो। लिंकर्स, सेंट्रल शीथ, हैप्पी बर्थडे। क्लियर है यहाँ तक? अब रुक जाओ, वो अलग है, वो अदाएं हैं मेरी अभी अलग। इधर अब बोलो स्पोक्स। बोलो बेटा। अरे लोग मुझसे डांसिंग टिप्स लेने आते हैं यार, मैं तरह तरह के डांस दिखाता हूँ। अब एक तुम्हारे सामने वो सीला कैडला दिख रहा है, अपना अपना वाला देखना, मेरा वाला मत देखना। बोलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाइए, बीच का माल उड़ाइए। क्लियर है वाली बात? हर डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए। कर लिया? हर डबलेट को ट्रिपलेट। अब ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कहलाएगा। बोलो यार। बीच में, बोलो बीच में, अरे जो माल हटाया था, हब को लगाइए। प्रोटीन की एक चरखी होती है, गोला होता है, और सेंट्रियोल पाइए। खत्म। बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाइए, बीच का माल उड़ाइए, डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए, हब को लगाइए, सेंट्रियोल पाइए। खत्म। बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाइए। Oh, you were thinking like I will teach like. Now let's start. Centriole. Centriole are made up of. हट। बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाइए, बीच का माल उड़ाइए, डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए, हब को लगाइए, सेंट्रियोल पाइए। खत्म। बोले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब हमें सेंट्रियोल से फ्लैजिला बनाना है। सेंट्रियोल से फ्लैजिला बनाना है। बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाइए, हब को हटाइए, बीच का माल लाइए, ट्रिपलेट को डबलेट बनाइए, फ्लैजिला पाइए। बोलो एकदम। पहले बताओ एकदम। वाह, अरे पहले बताओ यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? पक्का? अच्छा इधर कल मेरे को एक चीज़ पता चली कि जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं हो ना, उस चीज़ में आप बोल ही नहीं सकते हो, चाहे जितने अच्छे वक्ता हो। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज डीप में नहीं है तो उस चीज़ में आप बोल ही नहीं सकते हो। कल मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे आराम से, मेरा रात में मन हुआ चाय पीने का, मैं ऐसे खड़ा था, मेरे को उठा ले गए। अरे दोस्त मेरे ले गए, मतलब उठा ले गए, कहने का मतलब कि अरे सर 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 आप चलेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे, है ना। और मैं गया, ठीक है, अरे सर चलिए तो सर। हम गए, पे जाओ अभी 10 बज गए, चाय पीने का मन है। तो अपन चाय पी रहे, वो मेरे आगे लेके चले गए। एक यहाँ पर वो हो रहा है, तुम थे क्या तुम लोग में कोई? अच्छा थे तुम लोग। अब यार मैं लेके चले गए ना, मेरे को नॉलेज कि है क्या नहीं। अगर मुझे बता देते, मैं अरे सर आइए, वो शॉल वॉल पहना के नहीं तो थोड़ा सम्मान देता है, नहीं समझ पाओ। वहाँ सब बुजुर्ग लोग, अंकल आंटी टाइप के, नहीं समझे बात, सब एजेड अंकल टाइप के, एकदम मोटे मोटे लंबे लंबे। मैं ऐसे बच्चा, और भी वो पहना क्या था, टी शर्ट, कहीं से सर नहीं लग रहा, टी शर्ट, हवाई चप्पल और जीन्स डाले, जीन्स या लोअर कुछ डाले। मैं पहुँच गया और बड़े इतना सम्मानित तरीके से नाम लिया गया, काकादेव के मशहूर अध्यापक। मैं कहा किस चीज़ में मशहूर? नहीं तो उन्होंने जिस तरीके से सम्मान दिया, मैं कहा चल ठीक है। और नाम भी मेरा इतना अच्छा बताया, साहिल खान। हाँ साहिल खान का हम अभिनंदन करते हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने ये कर दिया, गर्मा बढ़ा दी, पता नहीं गर्मा गांधी बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, अब मैंने बस लास्ट टाइम पूछा, मैं कहा है क्या? मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा गणेश जी की मूर्ति रखी है। नहीं समझे मेरी बात? मैं कहा गणेश जी की मूर्ति रखी है, तो इनका लाइफ स्टोरी पूरा सोचे क्या क्या था। मैं कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका बर्थ था। भाई साहब
मैंने जाते ही बोला, मुझे पता था बर्थ इनका ऋग्वेद में मेंशन है गणेश जी का, इतना पता था मुझे। तो जब मेरे हाथ में माइक था, मेरा हाथ ऐसे कांप रहा। इन लोगों से पूछो जो लोग थे, पैर ऐसे ऐसे। मैं कहा अगर बेटा बर्थ नहीं निकला ना अब मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है अरे बस ठीक, शॉल पहन लिया और मेरे को पकड़ दिया। अरे सर आप आए सर। क्या भाई क्यों यार, अभी तू समझ नहीं रहा, तू जितनी इज्जत दे रहा अभी लोगों के सामने, अभी लोग कहेंगे किसको बुला रहा है भाई, इसे तो पता ही नहीं है क्या है। पहले मैंने कहा गणेश महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हाथ ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कहा अगली लाइन क्या चिपकाऊं। मैं कहा गणेश जी का सबसे, बीइंग अ टीचर मैं इतना बता सकता हूँ कि इनका जिक्र सबसे पहले श्लोक नंबर 2 श्लोक नंबर 4 ऋग्वेदा में हुआ था। ऋग्वेद, आप अगली लाइन समझना है क्या बोल रहे, इतना ही बता था। और फिर उनके कार्तिकेय जो उनके भाई थे है ना, या उनकी जनरेशन लाइनेज में क्या बोलूँ। मैं कहा शिव जी को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ। मैं समझ गया। मैं कहा बात यहाँ से मैं घुमाऊँगा और उनके फादर पर ले जाऊँगा और फिर मैं इसे इस टाइप से बोल दूँगा। मैं कहूँगा कि बिल्कुल इनका पूजन तो जरूरी है क्योंकि इनके पिता ही स्वयं भोलेनाथ हैं। अब आ गए भोलेनाथ, अब आओ बेटा तुम, अब हम तुम्हें इतना डिटेल में ले लेंगे कि तुम बस सुनो 3 घंटे का लेक्चर। लेकिन उससे पहले पीछे के दिन बोल दिया कि अमन कह रहा है सर जन्मदिन है, जन्मदिन। हम कहे हैप्पी बर्थडे। तुरंत मैंने बर्थडे विश करके एंड कर दिया। तो भाई नॉलेज ये आया और लड़के मुझसे कह रहे सर, यही लोग साले कह रहे सर काम क्यों रहे हो, काम क्यों रहे हो, हम भी के क्लास में हो तो बताएं। अब इसमें यार घुसे हुए हैं, अब जो चीज़ का नॉलेज नहीं उस चीज़ तो नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गया, अगली बार दोनों टांग ऐसे लेके जाएंगे, हम बोल देंगे हमको जबरदस्ती लाया गया, मेरे साथ जबरदस्ती हुई। अच्छा एक बड़ी 10 सेकंड की एक बात लाइफ टाइम याद रखियो। पता है मैं हर चीज़ में मेरी आदत है चंदा समझते हो ना, कलेक्शन। तो हर चीज़ में देता हूँ, हर चीज़, कोई कुछ भी हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरी, कुछ भी को जाएगा, सब में जाएगा। तो 11,000 एक मेरा फिक्स रहता है। तो अब क्या होता है, इधर 11,000 की शर्ट नहीं पहना आज तक, चंदा दे रहे हैं, बहुत बड़े नवाब बने नहीं। और पता है मैं कैसे देता हूँ, अगर किसी उसमें हिंदू रिलीजन का प्रोग्राम है तो जाएगा मोहम्मद साहिल सिद्दीकी, कैपिटल लेटर में जानबूझ के। और अगर किसी मुस्लिम रिलीजन का है तो साहिल पंडित। हाँ भाई गॉड, तुम अंकित से पूछना हमेशा। अभी एक फेस्टिवल पड़ा था माउंटेन्स का, मुहर्रम क्या था कुछ था, हाँ तो उसमें मैंने दिया था साहिल पंडित। भाई मेरे पे फ़ोन आया, कह रहे हैं आप ही जैसे भाई जानों का। मैं कहा सलाम, आप ही जैसे लोग जो है सौहार्द बनाए हुए हैं। ठीक, अच्छा तो आप किस ब्राह्मण में क्या हम कहे मामखोर शुक्ल एक रटे हुए थे। आप भी लाइफ में ऐसे किया करो, कभी किसी की मदद करो ना। इफ ही इज हिंदू देन नाम के आगे बड़ा सा लगाओ कुछ, उर्फ हबीबी। और इफ यू आर नहीं, ऐसे ही एक औरत थी, बुर्का उर्का पहनी हुई थी, रोड पे पड़ी हुई थी, ठीक है, पूरा फटा हुआ था उसका सर्वर। तो उसको अपन अस्पताल ले गए, हम और गुरुदेव थे। गुरुदेव के अबे यार कोई बात ना हो जाए। मैंने कहा यार गुरुदेव ठंड रखो, कुछ नहीं होगा। उठाए, उसको उठा के ले गए। उसके घर वाले सब आ गए, दाढ़ी वाड़ी लंबी। तो कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया और ये वो। हमने कहा क्या आपका नाम जानते हैं? हम कहे साहिल पंडित। राम राम भैया। तो दिस विल गिव अ गुड मैसेज ना, बोलो बेटा। और स्लाइड, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। थोड़ा सा तुम करोगे ना, बाद में फैलता चला जाएगा। क्या पहले बताओ, इसको लिखना चाहोगे? सेंट्रियोल वाला लिखो सेंट्रियोल में लिखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाइए, बोलते रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या प्रियंका? लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाइए, बीच कमाल उड़ाइए। ओए सचमुच मत उड़ा दियो। नहीं बताना पड़ता है ना इन लोगों को, सीरियस हो जाते हैं बहुत। कुछ लोग बहुत फॉलो करते हैं ना, तो वो कहते नहीं सर ने कहा है, उड़ा दिया। बीच का माल उड़ाइए। डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए। लिख रहे हो कि नहीं? डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए, डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए। बीच में हब लगाइए। बीच का माल उड़ा के वहां पे क्या लगाना है? हब, चूड़ी पहन लेना।
हब HUB प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर। बीज का माल उड़ाइए, हब को लगाइए, डबलेट को ट्रिपलेट बनाइए। बाल बाल एकदम नहा वहा चलने कोचिंग आज एकदम पैंट शूट सब पहने हो। लिखो, हब को लगाइए। बेटा शर्ट चेंज कर लो। हो गया। फ्री में मिलने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती है। कोई चीज फ्री में मिल रही समझ जाओ जहर है। लिखिए, हब को लगाइए, सेंट्रियोल बनाइए। सेंट्रियोल बनाइए। अच्छा, सेंट्रियोल पाइए। सेंट्रोसोम बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? सेंट्रोसोम। एक हाथ ऐसे करो। अब आज से हम लोग के ये क्या है बाबा जी का? एक हाथ ऐसे कीजिए, एक हाथ ऐसे कीजिए, दोनों को ऐसे जोड़िए। हाँ, DRS ये DRS का फुल फॉर्म का डकवर्ड क्या है? ये मिलो। और ये साले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश कह रहे धोनी रिव्यूज। अबे वो मजाक में कहा जाता है क्योंकि धोनी की आंखें बहुत शार्प जज करती हैं। ये बेटा ये कहा था धोनी रिव्यू सिस्टम। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इधर आओ, इधर आओ। शायद डकवर्ड लुइस रिव्यू सिस्टम, डीजल डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अच्छा, बोलो बेटा। 10 सेकंड ले लेना, 15 सेकंड ले लेना। बोलो, सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर, सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर। चारों तरफ गाढ़ा गाढ़ा थूक दो। तो देखना आगे वाली भाल में भाग चल मारो। चारों थूक लिया बेटा। चारों तरफ ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। पक्का? एमॉर्फस नेचर का। कैसा? एमॉर्फस। हाँ। सॉलिड दो प्रकार के, क्रिस्टलाइन और पेरी मतलब किसके चारों ओर है? सेंट्रियोल। ये कहलाएगा पेरी सेंट्रियोलर सब्सटेंस एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। खत्म। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। समझ गया क्या है? दोबारा, इधर सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्लियर है वाली बात? बोलो यार, कुछ अलग से बता दे। लिखो, मैंने कहा था ना, these are 4 different topics but are connected to each other. That's the beauty of biology. That's the beauty of biology. लिखो, सेंट्रियोल में लिखिएगा, सेंट्रोसोम में। सेंट्रियोल नहीं, 2 सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर। हो गया। चारों तरफ थूक दो। यही लिखो, चारों तरफ थूक दो। अब अपना ही थूक है, क्या दिक्कत है? लोगों को दूसरे से दिक्कत नहीं, तुम्हें अपने से दिक्कत है। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, आप बात गलत समझे। जैसे होता नहीं, कोई गुटखा खा के हमारे सामने थूक रहा है तो कई लोग कहते हैं थूकने दो। वो कह रहा हूँ। लिखो बेटा, बताओ बेटा। लिखा ब्रैकेट में एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर सब्सटेंस। बड़ा खुश है एकदम। एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर सब्सटेंस, फुल स्टॉप। अब 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं, नोट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने हैं। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अगला पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना, फ्लैजिला माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यार और अच्छा। इसी जगह मुझे लगता है मैं पापा ही नहीं बन पाऊंगा। फ्लैजिला, हाँ, फ्लैजिला माइनस
फ्लैजिला माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बराबर एक्सोनीमा, AXONEME, नीमा मतलब धागा, एक्सोनीमा NEME, AXONEME, AXONEME। ये 9 बाहर और 2 अंदर। लिखो 9+2 एरे, एरे मतलब फैशन, तरीका। शाबाश बेटा, 9+2 एरे कर लिया। अब निकलो, लिखो फ्लैजिला है नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 नो डबलेट, ये सेंट्रोसोम सिलिंड्रिकल होगा कि सर्कुलर? सिलिंड्रिकल। देखो नो पेरिफेरल डबलेट, 1 इंटरसिंगलेट ब्रिज, नो पेरिफेरल डबलेट, 2 सिंगलेट, 2 सिंगलेट। देखो पगलेट, 2 सिंगलेट। कार्ड तो हम घंटा नहीं दिखाएंगे। लिखो अगला, 1 इंटरसिंगलेट ब्रिज, 1 इंटरसिंगलेट ब्रिज, 1 इंटरसिंगलेट ब्रिज, 9 इंटर डबलेट ब्रिज, 1 सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। फिर बोले पूरा, 2 सिंगलेट, 9 पेरिफेरल डबलेट, 9 इंटर डबलेट ब्रिज, 1 इंटर सिंगलेट ब्रिज, 1 सेंट्रल शीथ। भाई बोल रहे हैं, अगला लिखो, 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, 9 स्पोक्स। लिखो, ये बताओ कार्ट व्हील जानते हो क्या होता है? इक्का गाड़ी का चक्का। देखो सेंट्रियोल देखने में वैसा ही है, कार्ट व्हील जैसा, देखो ना वैसे लग रहा। अब इनको पूरी इक्का गाड़ी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा बेटा। बायोलॉजी किसी भी चीज़ को सर्कुलर बना सकती है, हल्का सा घुमा दो, बोल देगी सर्किल है। अगला लिखिएगा, सेंट्रियोल के, ये बात याद रखनी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT है, प्रॉक्सिमल रीजन के सेंट्रल पार्ट पर, सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल रीजन के सेंट्रल पार्ट पर हब पाया जाता है। इस सीलिया फ्लैजिला निकले कहाँ से? वेसल बॉडी। लिखिएगा लास्ट पॉइंट, हाँ, सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल पार्ट, सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल रीजन के सेंट्रल पार्ट पर हब पाया जाता है। ये जहां ना पता हुआ क्या होता है? प्रोटीन। हब, स्पोक, सेंट्रल शीथ, माइक्रोट्यूब्यूल सब क्या है? प्रोटीन। सबके लिए अलग अलग लिखोगी क्या? इंटर डबलेट, इंटर ट्रिपलेट, लिंकेज, लिंकर सब क्या है? प्रोटीन। लास्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल लिखो तो अम्मा, पहले अम्मा लिखो, फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और ये बताओ एनिमल सेल में होगा कि प्लांट? वाह, व्हाट अ नॉलेज यू हैव। देखो, और एनिमल सेल में सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाती है। अब ये क्या होता है? ये तो भैया सेल डिवीजन नहीं पता चल पाएगा, अभी भैया हमें खुद नहीं पता, पढ़ के नहीं आया। फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर, जो आपस में मिलकर स्पिंडल आपरेटस कहलाते हैं। जो आपस में मिलकर स्पिंडल आपरेटस, APPARATUS, स्पिंडल आपरेटस कहलाते हैं। ये न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, 1831। बाद में न्यूक्लियस को रंगा गया है बेसिक डाई से, एसिडिक नहीं, बेसिक। किसने रंगा था? फ्लेमिंग ने। हो गया, चले
हाँ भैया, एमोर, लेट अस सपोज दिस बोल्ड इज अ सेल, ये पूरी बोल्ड एक सेल है, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है। कौन लियस? न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, ये इनर हो गई, ये पक्का, दोनों कहीं कहीं फ्यूज हो जाती हैं, और जहां फ्यूज हो गई वही हो गया न्यूक्लियर पोर। बस इनके बारे में दो बातें आपको जाननी है, ज्यादा न्यूक्लियर डिटेल में है नहीं आपके यहाँ। ये कहलाएगा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर लिखने के बाद बीच में स्पेस छोड़ देना। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये इस स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, इस स्पेस की बात कर रहा हूं। ये स्पेस कहलाएगा पेरी, मतलब चारों ओर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बनाओ बनाओ बनाओ, नीचे पर दो पॉइंट लिखने, 2 पॉइंट, इतना छोड़ देना स्पेस, ठीक है। न्यूक्लियर कोर में लगभग 4, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। या न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अंदर क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम। बस डीएनए बना दो, खत्म। अब डीएनए क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, ये हम लोग सेल डिवीजन में सीखेंगे। अभी मैं लिख रहा हूं क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। ये बताओ, अगर पानी में घी की बूंद डाल दो तो वो घी की बूंद अलग दिखती है कि अलग? लेकिन क्या उस घी की बूंद के ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती है क्या? नहीं। आओ, वैसे ही जैसे पानी में घी की बूंद होती है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहीं कहीं पर गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई, बस खत्म। लिखो, दो 3 पॉइंट है, दो 3 पॉइंट, दो 3 पॉइंट। न्यूक्लियर स्पेस में पहला पॉइंट कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर। 10 से 50 नैनोमीटर। दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे की पैरेलल है, गौर से देखो। न्यूक्लियस का माल बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि बीच में क्या पड़ जा रही है? मेम्ब्रेन। लिखो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस में लिखिएगा, फॉर्म्स बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन पर कुछ राइबोसोम डाल देना, दिखा देना थोड़े मोड़े, वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले होते हैं जो गिर जाते हैं उससे, ER। आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम। न्यूक्लियर पोर में लिखना, फॉर्म्स बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लास्ट पॉइंट, पैसेज। पैसेज मतलब रास्ता, पैसेज थ्रू विच, ये एक रास्ता है ताकि न्यूक्लियस का माल बाहर आ पाए या बाहर का माल अंदर जा सके। पैसेज थ्रू विच RNA एंड प्रोटीन मूव इन बोथ डायरेक्शन, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। न्यूक्लियोलस में आइए, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सिलेबस में नहीं है वरना मैं बताता इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल ही क्यों होता है। अच्छा, न्यूक्लियोलाई लिखा है भैया, सिंगुलर और प्लूरल की बात है। लिखो, न्यूक्लियोलस में लिखिएगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, नो मेम्ब्रेन, सो इट्स कंटेंट, तो उसका जो कंटेंट है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बीच में कोई बाउंड्री है क्या? नो मेम्ब्रेन, सो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब बीच में कोई बैरियर नहीं है, इज कंटिन्यूअस, हो गया, विथ साइटोप्लाज्म, वो विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। कर लिया। सेकेंड लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलस को टिक भी मार लेना, अगर क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस से, सबसे ज्यादा इसी से आते हैं। राइबोसोम जानते हो? राइबोसोम यही बनते हैं। देखो, एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस,
एक्टिव राइबोसोम का जो आरएनए होता है वो इधर ही बनेगा। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। लास्ट नोट पॉइंट न्यूक्लियोलस का, सेल जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में लगी है, सेल जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में लगी है, उसमें नंबर और साइज, नंबर और हिंदी वाला और साइज ऑफ न्यूक्लियोलस ज़्यादा होगा। नंबर भी ज़्यादा होंगे, साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम कौन बना रहा है? न्यूक्लियोलस। नंबर और साइज देखा ज़्यादा होगा। इंटरफेस का मतलब समझते हो? नहीं बताओ, मना कर दो। अब सेपरेट, अलग, नोट पॉइंट अलग, बस खत्म। अब इसमें कुछ नहीं लिखना। पहला नोट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। बाद में इसको बेसिक डाई से, बेसिक को कैपिटल से लिखिएगा, बाद में इसको बेसिक डाई से फ्लेमिंग ने स्टेन किया। फ्लेमिंग, FLEMMING, फ्लेमिंग ने स्टेन किया और इसका नाम क्रोमैटिन रखा, और इसका नाम क्रोमैटिन रखा, और इसका नाम क्रोमैटिन रखा। देखो नॉर्मली, अगला पॉइंट है, नॉर्मली कॉमा 1 न्यूक्लियस पर सेल, नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है, बट कैपिटल में। अब नीचे लिखिए पहला, मैच्योर आरबीसी ऑफ मोस्ट मैमल, मोस्ट को कैपिटल में कर लीजिएगा, मैच्योर आरबीसी ऑफ मोस्ट मैमल एंड सीव ट्यूब सेल, पहले पढ़ाई जाती थी फ्लोएम में, एंड सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट मतलब जिनमें जाइलम फ्लोएम होंगे, हैव नो न्यूक्लियस। दूसरा, बट का दूसरा लिखो, बट का ही पहला पॉइंट था, दूसरा मसल सेल कॉमा फाइकोमाइसिटीज, मसल सेल फाइकोमाइसिटीज, लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्लियर? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।